स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं शुभम राय और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड आपका आद्य ऐतिहासिक काल और थर्ड आपका होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और थर्ड आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों जो इतिहास का हमें पता चलता है वो कैसे पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था और ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, प्राचीन इतिहास में कैसे क्या क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुए। तो उस इतिहास के स्रोत को हम पढ़ते हैं दोस्तों, जिन स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि प्राचीन समय में ऐसा हुआ है या जो जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। तो प्राचीन इतिहास के दोस्तों मुख्यतः 4 स्रोत हैं। फर्स्ट है आपका धर्म ग्रंथ, सेकेंड है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ और थर्ड है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और फोर्थ है आपका विदेशियों का विवरण। विदेशी लेखकों ने जो लिखा उनके लेखों को पढ़ के हम पता लगाते हैं कि पूर्व में क्या हुआ था। दोस्तों सबसे पहले धर्म ग्रंथ हम समझते हैं। धर्म ग्रंथ में दोस्तों हमारा होता है, जैसे आप कहोगे वेद, ये हमारा एक धर्म ग्रंथ है। पुराण और नेक्स्ट हो गया दोस्तों हमारा उपनिषद। ये हो दोस्तों हमारा उपनिषद। अब ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ में दोस्तों कई सारे हमारे, एक जैसे आप पृथ्वीराज रासो, ये हमारा एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। या चाणक्य का अर्थशास्त्र आप ले सकते हैं। अर्थशास्त्र यह पुस्तक भी मौर्य युगीन शासन व्यवस्था के बारे में अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है। ये चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र। दोस्तों कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके नाम से। अर्थशास्त्र से लोग इसे अर्थव्यवस्था से समझ लेते हैं, इकोनॉमिक से, लेकिन इसका इकोनॉमिक से मतलब नहीं है। अर्थशास्त्र इसका नाम है और इसका संबंध है राजनीतिक घटनाओं से। यह मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अर्थशास्त्र दोस्तों आपका 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित पुस्तक है। 180 प्रकरणों और 15 अधिकरणों में विभाजित पुस्तक है। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में दोस्तों हमें पुरानी चीजें जैसे सिक्के या पूर्व में मनुष्यों द्वारा उपयोग की गई कोई भी वस्तु जो हमें मिल जाती है, उनके अध्ययन से हम पता लगाते हैं कि यह वस्तु किस काल की है और किन के द्वारा यह उपयोग में लाई गई थी। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों का जो अध्ययन करते हैं उनको हम कहते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद या पूर्व में मनुष्यों द्वारा उपयोग की वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और यह बताते हैं कि यह वस्तुएं किन काल की हैं, किस समय की हैं। तो इनको हम कहते हैं दोस्तों पुरातत्वविद। और नेक्स्ट आपका आता है विदेशियों का विवरण। विदेशी दोस्तों कई सारे विदेशी आए जिन्होंने हमारे यहां से जाके पुस्तक लिखी। फर्स्ट आपका होता है जिसे हम इतिहास का पिता भी कहते हैं दोस्तों। फर्स्ट है हमारा हेरोडोटस। हेरोडोटस इसे हम इतिहास का पिता भी कहते हैं, हेरोडोटस को। इसने क्या किया है, 5वीं शताब्दी के भारत और फारस के बीच जो संबंध थे उन संबंधों का वर्णन किया है। और नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं चीनी लेखक भी कई सारे आए।
आपका एक वेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और यह भारत में करीब करीब 15 वर्षों तक रहा और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहां से वो बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके चीन ले गया। बौद्ध ग्रंथों से जो भी जानकारियां थी उनको एकत्रित करके वो चीन ले गया। और नेक्स्ट एक और हमारा चीनी यात्री था फाहियान। यह हमारा आया था गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यह आया था गुप्त नरेश। ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय, यह गुप्त वंश का शासक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे चल के। ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों ऐसे कई सारे इतिहासकार हैं जो विदेशी आए और उन्होंने हमारे बारे में पुस्तकें लिखी हैं, जिनको पढ़ के उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे प्राचीन इतिहास में कैसे हुआ था, क्या हुआ था। दोस्तों सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हमने माना है वेदों को। अब थोड़ा हम वेदों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेद दोस्तों हमारे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आपका सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। और नेक्स्ट है आपका सामवेद। दूसरा है आपका सामवेद और तीसरा आपका है यजुर्वेद। और नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। ये आपका अथर्ववेद। इनमें दोस्तों सबसे पुराना जो हमारा वेद है वह ऋग्वेद। ये सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। और सबसे बाद का जो हमारा वेद है वो हमारा अथर्ववेद है, ये सबसे बाद में आया। और दोस्तों वेदों के रचयिता जो हैं वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, जिनका पूरा नाम महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास। वेदों के रचयिता जो हैं, वेदों के रचयिता महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास हैं। महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास हैं। दोस्तों हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो है दोस्तों, इसमें मानते हैं ऋग्वेद में इतिहास में जो बताया गया कि ऋग्वेद में ज्ञान का संग्रह दिया गया है। जैसे ऋचाओं के ज्ञान को एक क्रम में करके दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, ऋग्वेद की परिभाषा आपकी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं, या ऋचाओं के सुव्यवस्थित ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं।
अब ऋग्वेद में दोस्तों है दो, टोटल हमारे 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल, ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल, 1028 सूक्त, आपको 1028 सूक्त व 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को दोस्तों हम कहते हैं होत्रु। होत्रु, इसके जो पाठकर्ता होते हैं, ऋग्वेद के पाठकर्ता को हम कहते हैं होत्रु। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है सामवेद। सामवेद, सामवेद का दोस्तों संबंध है वो संगीत से है। सामवेद ये हमें संगीत के बारे में जानकारी देता है, संगीत के बारे में जानकारी देता है। और सामवेद के पाठकर्ता को दोस्तों हम कहते हैं उद्रातु। इसके पाठकर्ता को हम कहते हैं उद्रातु। और इसके बाद हमारा आता है यजुर्वेद। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, तो दोस्तों यजुर्वेद में क्या होता है, इसमें नियमों का संकलन दिया गया है। यजुर्वेद में नियमों के संकलन के बारे में बात की गई है। यजुर्वेद में हमारा नियमों के संकलन के बारे में बात की गई है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम कहते हैं अथर्ववेद। यहाँ पे आप देख सकते हैं अथर्ववेद, ये होता है यजुर्वेद के पाठकर्ता। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अथर्ववेद। इसको हम तंत्र मंत्र या जादू टोने का वेद भी कहते हैं। ये आपका अथर्ववेद, इसको हम तंत्र मंत्र या जादू टोने का वेद कहते हैं। इसमें अथर्ववेद में जो आपका तंत्र मंत्र, आपका शाप वशीकरण, जादू टोना इत्यादि के बारे में यह वेद लिखा गया है। इसको हम तंत्र मंत्र का वेद भी या जादू टोने का वेद भी कहते हैं। ये हमारा अथर्ववेद दोस्तों। और वेदों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वेदों को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेदांगों को, क्योंकि वेद तभी आपके समझ में आ सकते हैं जब आप वेदांगों को पढ़ेंगे। वेदांगों को वेदों को भली भांति समझने के लिए आपको वेदांगों का पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये हमारे वेदांग है, 6 वेदांग। वेदांग यानी वेदों के अंग, ये हमारे 6 वेदांग। आपका प्रथम है शिक्षा, आपका द्वितीय ज्योतिष, और तृतीय आपका कल्प। शिक्षा, ज्योतिष और तृतीय आपका कल्प। चतुर्थ आपका है व्याकरण। पांचवा आपका है निरुक्त। और छठवां आपका है छंद।
ये आपका छंद। तो दोस्तों अगर आप वेदों को भली बात समझना चाहते हैं तो आपको इससे पहले 6 वेदांगों को अध्ययन आपको करना पड़ेगा, जिससे आप वेदों को भली बात ही समझ सकते हैं। दोस्तों और हमने आपको बताया था पुराण। तो दोस्तों पुराण हमारे होते हैं 18। हमारे पुराणों की संख्या ये है 18। उपनिषद की संख्या हमारे 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। पुराणों में दोस्तों केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, केवल 5 पुराणों में, जो निम्न है। आपका प्रथम है मत्स्य, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, और नेक्स्ट है आपका भागवत। तो दोस्तों इन 5 पुराणों में ही आपके राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर आपका मगध साम्राज्य। तो इन सारी चीजों को दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का लिंक आसानी से मिल जाए। सो के दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।